फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग जैसे कि कंटिन्यू करने वाले हैं आपके यूपी टेट 2023 और सुपर टेट 2023 के लिए। डेफिनेटली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ हम लोग कवर करने वाले हैं संस्कृत विषय को, कंटिन्यू हम लोग यहाँ कवर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वीडियो बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे मैंने जो वीडियोज़ ली है उसमें मैंने कंप्लीट जो माहेश्वर सूत्र है उसको मैंने आपको डिफाइन कर दिया है, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या उसके की पॉइंट्स हैं, वो सारी बातें हम लोग इससे पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो माहेश्वर सूत्र वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अभी उसके आगे चल रहे हैं, जो नेक्स्ट है उसमें अब हम लोग करने वाले हैं चैप्टर जो है वो है वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार को आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली क्लास बहुत ही हेल्पफुल होंगी और ऐसे आपको यूट्यूब पर किसी ने नहीं पढ़ाया है जितनी बारीकी से मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, सारी क्लासेस यही होंगी, तो कंटिन्यू आप इन वीडियोस को देखेंगे जिससे कि आपके संस्कृत जो सब्जेक्ट है वो कवर हो पाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वर्ण विचार, वर्ण क्या है, सबसे पहले थोड़ा संस्कृत को समझेंगे। संस्कृत विषय क्या है, अगर आप इसको सूत्रों के माध्यम से समझते हुए चलेंगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो वर्ण क्या है, तो वर्ण को परिभाषित करने के लिए एक सूत्र दिया गया है। अब क्या सूत्र दिया गया है जरा अच्छे से पढ़ेंगे, क्या है वर्ण। ठीक है, तो देखिए, वर्ण्यते अभिव्यंजते व लघुत्तमो ध्वनिया येन सह वर्णः। क्या लिखा हुआ है, एक बार फिर से पढ़ेंगे। देखिए, बहुत ही आराम से धीरे धीरे पढ़ना है और शब्द अगर आप एक साथ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसको थोड़ा सा तोड़ कर पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन पढ़ेंगे और जैसे ही आप इस सूत्र को पढ़ेंगे तुरंत आपको समझ आ जाएगा आखिर वर्ण क्या होता है। ठीक है, क्योंकि इस सूत्र में ही इस वर्ण की संपूर्ण परिभाषा निहित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। वर्ण्यते अभिव्यंजते व लघुत्तमो ध्वनिया येन सह वर्णः, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, क्या हमें परिभाषित किया गया, आखिर वर्ण क्या है। तो जरा समझिए, वर्ण्यते अभिव्यंजते अर्थात क्या कि मुख के द्वारा उच्चारित या व्यंजित। इस अभिव्यंजित का मतलब क्या है कि उच्चारित होना या व्यंजित होना। कहाँ से, मुख के द्वारा उच्चारित या व्यंजित किया गया, व्यंजित किया गया ध्वनि का, किसका, ध्वनि का लघुत्तम अंश। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे। मुख के द्वारा उच्चारित किया गया ध्वनि का वह सबसे छोटे से छोटा भाग, वह लघुत्तम अंश, जो क्या, लघुत्तम अंश, यहाँ पर भी क्या कहते हैं, वो लघुत्तम अंश क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। ठीक है, ये सूत्र हमें क्या परिभाषित कर रहा है कि वह ध्वनि का सबसे छोटे से छोटा लघुत्तम अंश जिसका मुख से क्या किया जा रहा है, जिसका मुख से उच्चारण किया जा रहा है, जिसे मुख से उच्चारित किया जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, इतनी परिभाषा यहाँ समझ आई आप सभी को कि आखिर वर्ण है क्या। तो वर्ण ध्वनि का वह सबसे छोटा लघुत्तम रूप है जिसको हम क्या करते हैं, मुख से उच्चारित करते हैं। ठीक है, और दूसरा भी देखिए, और की पॉइंट्स आएंगे, पढ़ते चलिए बस एक के बाद एक। ठीक है, सारी बातें यहाँ क्लियर होने वाली हैं। अगला पॉइंट देखिए, क्या कहा कि ध्वनि का जब वो सबसे लघुत्तम रूप है तो इसका मतलब और क्या की पॉइंट निकला वहां से। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, मुख से निकलने वाली ध्वनि जिसके क्या, एक तो वह ध्वनि का सबसे छोटा लघुत्तम रूप। अब वो जब सबसे छोटा ही लघुत्तम रूप है तो वहां पे किसकी संभावना है कि उस ध्वनि के क्या संभव नहीं है, उस ध्वनि के टुकड़े या खंड करना संभव नहीं है। तो हमारी दूसरी जो डेफिनेशन का जो दूसरा की पॉइंट है वो क्या निकल कर आया, वो ये निकल कर आया कि मुख से निकलने वाली ध्वनि जिसके टुकड़े या खंड ना किए जा सके उसे हम क्या कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। अर्थात वर्ण की क्या क्या विशेषता आपके पास आ गई। एक तो वर्ण क्या है, वर्ण ध्वनि का सबसे लघुत्तम रूप है, सबसे छोटा अंश है जिसे मुख के द्वारा क्या किया जाता है, उच्चारित किया जाता है। अर्थात मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनि का सबसे छोटा अंश क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। अब जब वो सबसे छोटा सबसे लघुत्तम अंश है तो इसका मतलब क्या है कि उसके क्या संभव नहीं है, उसके खंड संभव नहीं है, उसके टुकड़े संभव नहीं है। अर्थात दूसरा की पॉइंट क्या निकल कर आया कि वर्ण को हम क्या नहीं कर सकते, वर्ण को हम खंड में विभाजित नहीं कर सकते क्योंकि वो सबसे लघुत्तम ध्वनि है, उससे ज्यादा छोटे टुकड़े में उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। क्लियर है दूसरा पॉइंट। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब एक और सूत्र आया, एक तो सूत्र ये हो गया आपका वर्ण्यते अभिव्यंजते वा लघुत्तमो ध्वनि येन सह वर्णः।
एक और सूत्र आया, ये जो टुकड़े और खंड वाली परिभाषा को परिभाषित करने वाला एक और सूत्र आया। क्या आया? देखिए 2 सूत्र है यहाँ पर, कोई भी सूत्र। ये सूत्र इसलिए बताए जा रहे हैं, कभी कभी डायरेक्ट सूत्र दे दिया जाता है और आपसे पूछ लेते हैं कि ये किसे परिभाषित करने वाला सूत्र है, ठीक है, तो इसलिए सूत्र बहुत जरूरी है। देखेंगे क्या लिखा है, न क्षरः क्षरणम यस्मात् तद अक्षरम, ठीक है। इसी सूत्र को हम कैसे भी पढ़ सकते हैं, न क्षरति इति अक्षरः, क्या लिखा है, न क्षरति इति अक्षरः। अच्छा, ना यानी कि नहीं, और क्षरति, ये क्षरति का मतलब क्या है, क्षरति से मतलब है किस किस से, देखो मैंने सारी नीचे पॉइंट आपको लिख के दिए हैं। क्षरति से मतलब है क्षरण, क्षरण का मतलब किससे है, नाश से, नाश का मतलब किससे है, मतलब विनाश से, विनाश कह लो, नाश कह लो, क्षरण कह लो, टुकड़े कह लो, खंड कह लो, विभाजन कह लो, सबका अर्थ क्या है, समानार्थी है, ठीक है। अर्थात ये हमें क्या परिभाषित करना चाह रहा है ये सूत्र, कि न क्षरति इति अक्षरः, अर्थात क्या, कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका विनाश, जिसका नाश, जिसका क्षरण, जिसके टुकड़े, जिसका खंड, जिसका विभाजन ही संभव नहीं है, उसे क्या कहा जाता है, उसे वर्ण या अक्षर कहा जाता है, ठीक है। यह दूसरी बात भी ये समझेंगे, यहाँ क्या कहा कि वर्ण को ही हमने क्या और कह दिया, वर्ण को ही हमने अक्षर कह दिया, ठीक है। अभी आगे बढ़ेंगे, सारी बातें आएंगी। तो यहाँ दूसरा सूत्र क्लियर हुआ। दूसरा सूत्र हमें क्या परिभाषित कर रहा है, तो दूसरा सूत्र परिभाषित कर रहा है वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका विनाश, अब यहाँ क्षरण से देखो क्या क्या मतलब है, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। तो वो सारे वर्ड यहाँ मैंने नोट डाउन कर दिए हैं जिनसे हमारा प्रश्न बन सकता है, ठीक है, कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका नाश संभव नहीं है वो क्या कहलाती है, तो आप आंसर करेंगे वर्ड। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका विनाश संभव नहीं है, जिसके विभाजन संभव नहीं है, जिसके खंड संभव नहीं है, जिसके टुकड़े संभव नहीं है, वो क्या कहलाती है, वो वर्ण कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन में देखिए वर्ण भी हो सकता है और ऑप्शन में देखिए अक्षर भी हो सकता है, दोनों नहीं मिलेंगे एक साथ, ठीक है। तो क्लियर हो गया क्या है, वर्ण क्या है या अक्षर क्या है, कि वह छोटी से छोटी ध्वनि या वह ध्वनि का लघुत्तम रूप जिसके टुकड़े संभव नहीं है, जिसका विभाजन संभव नहीं है, जिसके खंड संभव नहीं है, जिसका क्षरण संभव नहीं है, जिसका विनाश संभव नहीं है, वो क्या कहलाती है, वो वर्ण या अक्षर कहलाती है, ठीक है। अगली बात क्या निकल कर आई जो अपने को ध्यान रखनी है, देखिए वर्ण का दूसरा नाम ही अक्षर है। छोटी से छोटी लघुत्तम ध्वनि को जब हम क्या करते हैं, लिखित रूप में कन्वर्ट कर देती हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे अक्षर कहने लगते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात अपने को क्या याद रखनी है, वर्ण का दूसरा नाम ही क्या है, अक्षर है। लेकिन अगर बहुत बारीकी से देखा जाए तो कहीं थोड़ा सा दोनों के बीच में क्या है, अंतर है, लेकिन फिर भी हमें ये ध्यान रखना है जो हमें पॉइंट क्या दिया गया है कि वर्ण का दूसरा नाम ही क्या है, वर्ण का दूसरा नाम ही अक्षर है, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ध्वनि का सबसे छोटा लिखित रूप अक्षर कहलाता है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब ध्वनि को हम लोग क्या करते हैं, जब हम उसको लेखन कार्य में प्रयोग करते हैं, तो ध्वनि को जब लेखन के समय उसके जो सबसे छोटे रूप को हम लोग लिखते हैं उसे क्या कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वर्ण और अक्षर क्या है, एक दूसरे के समानार्थी हैं। अगला देखेंगे लास्ट में, यहाँ मैंने पूरी डेफिनेशन एक और बार आपको नोट डाउन करके दी है। देखिए कैसे भी पूछा जा सकता है, तो हमें कोई भी वो कीवर्ड नहीं छोड़ना है कि जिससे हमारे प्रश्न बनने की संभावना हो, ठीक है। अगर आप यूपी टेट देने वाले हैं या फिर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी स्टेट के टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर आप वहाँ संस्कृत विषय को सिलेक्ट करते हैं तो क्लासेस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए जरा क्या लिखा है, मुख से निकलने वाली ध्वनि जिसका कोई सार्थक अर्थ हो और मुख से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि, सबसे लघुत्तम ध्वनि जिसका कोई सार्थक अर्थ हो, जिसके खंड संभव ना हो, उसे वर्ण या अक्षर कहा जाता है। क्लियर हो गई। कुल जितने भी की पॉइंट यहाँ हो सकते थे आपके वर्ण और अक्षर से, वो सारे यहाँ मैंने नोट डाउन कर करके दिए आप लोगों को, तो कुछ भी नहीं छोड़ना है जहां से हमारा प्रश्न बनता है, ठीक है। सबसे पहले वर्ण क्या हो गया, वर्ण सबसे पहले क्या, लघुत्तम ध्वनि है। और लघुत्तम ध्वनि कैसी ध्वनि, कि वह लघुत्तम ध्वनि जिसके क्या संभव नहीं है, जिसका खंड संभव नहीं है, विनाश संभव नहीं है, जिसके विभाजन संभव नहीं है, जिसका क्षरण संभव नहीं है, तो वह इतनी छोटी है कि जिसको हम टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते, ठीक है। जिसका अपना क्या होना चाहिए, कोई ना कोई सार्थक अर्थ भी होना चाहिए, ठीक है।
तो वह ध्वनि क्या कहलाती है? वह ध्वनि वर्ण और अक्षर कहलाती है। बाकी 3 सूत्र यहाँ आपको ध्यान रखने हैं जो क्या करते हैं, जो आपके वर्ण को परिभाषित करते हैं। ठीक है, कौन कौन से सूत्र थे? पहला सूत्र वर्ण्यते अभिव्यंजते वा लघुत्तमो ध्वनि येन सह वर्णः। क्लियर है? अगला सूत्र जो अपने को ध्यान रखना है, न क्षरः क्षरणम यस्मात् तद अक्षरम। ठीक है, जिसका क्या है? क्षरा विनाश संभव नहीं है, जिसके खंड संभव नहीं है, टुकड़े संभव नहीं है, वो क्या है? वर्ण है। और एक और तीसरा सूत्र जो अपने को ध्यान रखना है वो क्या याद रखना है? जो तीसरा सूत्र था, न क्षरति इति अक्षरः। सारे सूत्र कैसे परिभाषित कर रहे हैं? सारे सूत्र वर्ण या अक्षर को परिभाषित कर रहे हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया वर्ण और अक्षर क्या है। इसके आगे अब हम लोग इसके क्या पढ़ेंगे? प्रकार पढ़ेंगे। वर्ण या अक्षर के क्या क्या प्रकार हैं आगे पढ़ेंगे। तो इतनी सारी बातें क्लियर है, आप लोग चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर हो गई, वर्ण क्या है, अक्षर क्या है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब मैं इसके प्रकारों पर अब हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ी, इसके क्या क्या प्रकार हैं। चलिए थोड़ा सा देखेंगे और चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। बस ध्यान रखनी है जो जो की पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं, डेफिनेटली प्रश्न आपके सीधे यहीं से बनेंगे। ठीक है, और माइसर सूत्र वाली अगर क्लास नहीं देखी है तो उसको भी देखेंगे, बहुत बारीकी के साथ हम लोगों ने वो क्लास भी आपकी कंप्लीट कर ली है, माइसर सूत्र वाली। चलिए अब थोड़ा सा आगे, वर्ण क्या है वो तो आप लोग समझ गए। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे? वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार। अब जब वर्ण समझ आ गया, वर्ण की परिभाषा क्या है, तो वर्ण के प्रकार जरा समझेंगे। वर्ण के 2 भेद किए गए। वर्ण को कितने भेदों में बांटा गया? सबसे पहले 2 भेद किए गए। वर्ण के कितने भेद किए गए? 2 भेद। अब वो 2 भेद कौन कौन से जरा समझेंगे। पहला भेद है इसका स्वर और दूसरा भेद है इसका व्यंजन। दूसरा भेद क्या है? व्यंजन। ठीक है, चलिए पहला भेद क्या हो गया? स्वर, और दूसरा भेद क्या हो गया? व्यंजन। ये ध्यान रखेंगे। माहेश्वर सूत्र में आप लोग ये समझ ही चुके हैं कि स्वर कितने थे और व्यंजन कितने थे, क्या उनकी संख्याएं थी, वो सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। लेकिन अब यहाँ थोड़ी सी और नई बातें सीखेंगे जहां से हमारा प्रश्न बनता है। ठीक है, स्वर। सबसे पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए संस्कृत में स्वरों को हम लोग क्या कहते हैं? अच। अगर पूछ लिया जाए कि वर्ण के कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं, तो ध्यान रखना है 2 प्रकार या 2 भेद बताने हैं। और कौन कौन सा भेद है? पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। लिखा हुआ आ सकता है, पहला है अच और दूसरा है हल। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच और हल क्यों कहते हैं वो मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये सूत्र 1 से कहाँ तक है? सूत्र 4 तक है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? सूत्र 5 से सूत्र 14 तक है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्वर पहला भाग हो गया और इसका दूसरा भाग क्या हो गया? व्यंजन। बाकी इसकी जो डिटेल में चर्चा है वो मैं कल करूंगी। वो मैं सारा आपको स्वरों का वर्गीकरण बताऊंगी, किस किस आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं, उनमें कौन कौन सा स्वर शामिल किए गए हैं। क्योंकि आपसे जनरली ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि प्राकृतिक स्वरों की संख्या कितनी है, मूल स्वरों की संख्या कौन सी है, ह्रस्व स्वर कौन सी है। तो इस तरीके के जो आपके सवाल पूछे जाते हैं वो इसी वाले चैप्टर में से आएंगे। ये इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। पूरी स्वरों का वर्गीकरण डिटेल चर्चा कल वाली क्लास में मैं करूंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर जरूर करेंगे आप लोग। ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपके लिए बहुत अच्छे से क्लास प्रोवाइड करूंगी। सो थैंक यू सो मच।